हेलो हाय, वेलकम टू ईस्टर्न पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। और इलेक्ट्रिसिटी के इस लेसन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, यानी दो रेसिस्टर्स या तीन रेसिस्टर्स अगर अलग अलग रेसिस्टेंस के हैं तो उसको हम लोग कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, क्या आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो पहले हम लोग जो रेसिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, हमारे पास दो तरीका है कंबाइन करने का। सपोज दैट कि हमारे पास तीन रेसिस्टर्स है जिसका रेसिस्टेंस अलग अलग है। ये वाले रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस R1, इसका R2, R3, R1, R2, R3 का मतलब है कि तीनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर 2 ओम है, इसका कुछ और होगा 2 को छोड़ के, मान लेते हैं ये 3 ओम है और ये 4 ओम है। अब इसको हम लोग कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पहला जो तरीका है कनेक्ट किए हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक रेसिस्टर्स को लाते हैं, उसका एक हेड को दूसरे वाले के हेड या टेल से कनेक्ट कर देते हैं, यानी एक के बाद दूसरे को हम लोग लगातार कनेक्ट करते चले जाते हैं, वन आफ्टर अदर। एग्जाम्पल के लिए पहला वाला मेरा AB है, फिर B इन से BC को जोड़ दिए, फिर C इन से CD को जोड़ दिए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ये भी कॉम्बिनेशन का एक तरीका है। अब उसी का डेफिनेशन लिखा गया, 2 or more resistors are said to be connected in series if they are connected one after other। यहाँ पे किस बात को याद रखना है? one after अदर, यानी एक के बाद दूसरे को जब हम कनेक्ट करते हैं। और इसमें दूसरा बात क्या है, सच दैट द सेम करंट, करंट क्या होना चाहिए पूरे सर्किट में, करंट जो होना चाहिए वो सेम करंट फ्लोज थ्रू द ईच रेसिस्टेंस। जब क्या होगा, उसमें कुछ पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किए, तब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। सपोज करते हैं वो करंट I है, सपोज कि उस करंट का वैल्यू I है जो इस सर्किट पे फ्लो हो रहा है, जहां पे रेसिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कंबाइन किए हैं। अब ये करंट फ्लो होके यहाँ आएगा, यहाँ भी करंट I है। अब I के पास तो एक ही रास्ता है, I के पास एक ही रास्ता है, तो इसी रास्ते से I को जाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, वन रास्ता होने के कारण, एक ही पाथ होने के कारण जितना I यहाँ वही I सब रेसिस्टर में होगा। अगर यहाँ पे हम आर्मीटर लगा के मेजर करें तो इस वाले का भी करंट I होगा, ठीक है। अगर इस वाले B और इस वाले में लगाएंगे तो यहाँ भी करंट कितना होगा, I होगा, और इस वाले में भी करंट क्या होगा, I होगा। यानी यहाँ से हमारे पास क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो पूरे सिस्टम में जितना रेसिस्टर्स है सारे रेसिस्टर्स में करंट सेम होता है। कितना करंट होता है, जितना करंट पूरे कॉम्बिनेशन का होगा उतना एक एक रेसिस्टर्स का भी होगा, यानी सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टर्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन क्या आया, जब हम लोग क्या करते हैं सीरीज में कंबाइन करते हैं, when resistors are connected in series, same amount of current flows through each resistor। यानी जब हम लोग रेसिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किए हैं, सारे रेसिस्टर्स के पास जो करंट होगा वो सेम होगा। इसका सीधा सा मतलब है why same current flows through the each resistors, because there is only one path। अगर यहाँ से करंट I इंटर किया तो I करंट क्या होगा, यहाँ पे निकलेगा, और पाथ तो एक ही है, एक ही पाथ से सबको जाना होगा, इसलिए करंट क्या होता है, सेम होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे, अब यहाँ पे पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। तो जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या किया, जब A और B के बीच, इस A और B के बीच जब वोल्ट मीटर को लगाया गया तो इस A और B के बीच कुछ पोटेंशियल आया, फिर B और C के बीच जब लगाया गया उसके बीच पोटेंशियल अलग आया, और C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया,
अलग अलग आया, यानी सारे के पास, सारे रेसिस्टर्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों रेसिस्टर्स के एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। क्या अलग आया? अगर यहाँ पे इस वाले में जब लगाया, इसका पोटेंशियल मान लेते क्या है, V1 आया, इस वाले का पोटेंशियल कितना आया, V1 आया, और इस वाले का पोटेंशियल कितना आया, V2 आया, और इस वाले का पोटेंशियल V3। V1 V2 V3 का मतलब ये है कि तीनों रेसिस्टर्स के जो एंड्स पे हम लोग वोल्टमीटर लगा रहे थे, तीनों में पोटेंशियल अलग अलग शो कर रहा था, ठीक है। लेकिन इस V1 V2 और V3 का एक खास बात था, जब इन तीनों को ऐड किया, यानी जब इन दोनों एंड्स के बीच हम क्या लगाए, वोल्टमीटर को लगाया, तो जितना पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किए थे वो टोटल पोटेंशियल यहाँ शो कर रहा था। यानी V1 और V2 और V3 को अगर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जितना पोटेंशियल पूरे सिस्टम में अप्लाई किए हैं वो आएगा। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, करंट तो सेम रहता है सब रेसिस्टर्स में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग हो जाता है। यहाँ से अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, व्हेन resistors are तो when resistors are connected in series, total potential difference across the combination इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू दी सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। यानी अलग अलग रेसिस्टर्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन सारे को अगर हम ऐड कर दें तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर हो जाएगा। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इस वाले का पोटेंशियल V1, इस वाले का V2 और इस वाले का V3 अगर ऐड कर दें तो जितना पोटेंशियल अप्लाई किए थे, अगर यहाँ पे 6 वोल्ट लगाए तो सबको ऐड करके 6 वोल्ट आ जाएगा, वही लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि यहाँ से जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आएगा, यानी इफेक्टिव रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, जब सारे रेसिस्टर्स को हम सीरीज में कंबाइन कर दिए तो इन सारे रेसिस्टर्स जो मिलके एक नया रेसिस्टेंस देगा, उस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस या नेट रेसिस्टेंस। अब इस नेट रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे जानते हैं, तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसको हम लोग डिराइव करेंगे, फिर अच्छे से समझेंगे। क्या कि हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। अब इस वाले रेसिस्टर्स का जो है, रेसिस्टर्स 1 का इसको बोल देते हैं R1, और ये वाला रेसिस्टर्स है R2, और ये वाला है R3। तो इसके एक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है, तो V1 है, और इस वाले के एक्रॉस BC के एक्रॉस V2 है, और यहाँ पे डायग्राम में C और D के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3 है। तो थोड़ा देर पहले हम लोग बात की है कि सेम करंट फ्लो होता है, तो सेम करंट अगर फ्लो होता है लिख सकते हैं लेट करंट I flows through each resistor। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो V आता है, टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हमारे पास और रेसिस्टर्स होता तो और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, लेकिन यहाँ पर 3 लिए हैं, इस 3 का हम लोग क्या देंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या जानना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सेम करंट फ्लो हो रहा है I, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2 V3 को मिला देंगे तो पूरे कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा। लेकिन हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I R, ये हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं।
अगर जिसको अगर ओम्स लॉ में दिक्कत है तो पिछले वाला वीडियो देख सकते हो। अब अगर हम इस V1 का वैल्यू निकालें, हमको पता है करंट क्या फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। करंट I फ्लो हो रहा था, अगर V1 का वैल्यू लिखा है तो V1 आ जाएगा, वो आएगा V1 इज इक्वल टू I तो सेम है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है R1, रेजिस्टेंस R1। तो इस फॉर्मूले को बैठा के इस वाले पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हैं I R1। इसी तरह से अगर V2 निकालें तो V2 के लिए क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट हमको पता है, इसमें भी I ही फ्लो हो रहा है, ये हो जाएगा I R2। और इसी तरह से इस थर्ड वाले में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका वैल्यू अगर हम लोग इस टर्म में लिखें तो V3 हो जाएगा, वो हो जाएगा I R3। ठीक है। अब सपोज करते हैं, क्या करते हैं, ये जो हमारा सारे रेसिस्टर्स का जो सम है रेसिस्टेंस, उसको R सीरीज बोल देते हैं। इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक सबके सम को R सीरीज बोल देते हैं। तो हमारा जो V है, ये बड़ा वाला V है, वो कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको 3। अब अगर हम टोटल ये बड़ा वाला जो रेसिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, वो V इक्वल टू I R, लेकिन R मेरे पास क्या होगा, सारे का सम, सारे के सम को क्या बोलते हैं, R1 R2 R3 को R1 R2 और R3 को हम लोग बोल देते हैं RS। ठीक है। तो बड़ा वाला जो V आएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, करंट तो I ही है, करंट तो I है, और रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखना होगा, RS, यानी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो पूरे सर्किट में होगा मेरे पास। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो ये जो पहला इक्वेशन है, ये वाला, इस इक्वेशन पे सारे वैल्यू को पुट करते हैं। पहला वाला इक्वेशन है टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। अब यहाँ से हम V1 V2 सबका वैल्यू ओम्स लॉ के टर्म में लिख लेते हैं। ये जो हमारा V है, इसके बदले क्या लिखेंगे, IRS। क्या लिखेंगे, IRS इज इक्वल टू V1 का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं IR1 like that the value of V2 is IR2 and the value of V3 is IR3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। Now you can see that सारे टर्म में I है, तो इस I को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। अगर I को कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा IRS। जब इस I को बाहर निकालोगे, ये I इधर, और ब्रैकेट में बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब एक सिंपल सा मैथ है, इक्वेशन के दोनों साइड I है, तो इस I को I से बजा डालो, तो ये I क्या हो जाएगा, खत्म। बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा RS, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको याद रखना है कि जब सारे रेसिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे, जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो सारे रेजिस्टेंस का क्या होता है, सम होता है। व्हेन 2 or 3 or more resistors R1 R2 R3 are connected in series, the net resistance provided by the all resistance is equal to the sum of individual resistors। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं। when तो रिजल्ट क्या है कि जब सारे रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, मान लो 3 रेसिस्टर है, 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या होगा, सबका इंडिविजुअल सम होगा। व्हेन रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, इफेक्टिव रेसिस्टर जो टोटल कॉम्बिनेशन का होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। सपोज करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड, इसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है n रेसिस्टर्स। कितने रेसिस्टर्स, n रेसिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2, सारे रेसिस्टर्स क्या है, बराबर है, और कहां तक कनेक्ट किए हैं, प्लस
कहाँ तक की है, n तक की है, और सारे का रेजिस्टेंस R है। सारे का रेजिस्टेंस क्या है, R है। हम लोग क्या लिखेंगे, R1 + R2 + R3 प्लस कहाँ तक लिखेंगे, R1 R2 R3 कहाँ तक, n तक। तो सारे का सम, तो जब n रेजिस्टर सीरीज में कंबाइन किया जाए, व्हेन नंबर ऑफ n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, सबका सम को किसके साथ कर देंगे, NR। ये केस हम लोग कब लागू करेंगे, जब किसी रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस R है और ऐसे ऐसे आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज में कंबाइन किया गया, कितना n, मान लो 5 किया गया है तो क्या लिखेंगे 5 × R। अगर 6 को कंबाइन किया गया क्या लिखेंगे 6 × R। अब यहाँ से हमारे पास एक सुंदर सा रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा कि देख लेते हैं कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग निकालते कैसे, छोटा सा एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास दो रेजिस्टर है, इस वाले रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस है 5 ओम और एक और रेजिस्टर इसी तरह का, इसको हम लोग सीरीज में कंबाइन करा दिए, ठीक है, और इस वाले का है 10 ओम। अब अगर हमसे यहाँ से पूछा जाए कि जो टोटल नेट रेजिस्टेंस देगा RS देगा वो किसके बराबर देगा, तो हमको पता है RS जो होता है वो होता है R1 + R2। यहाँ हमारे पास दो ही रेजिस्टर्स था तो किसी को R1 मान लेंगे तो दूसरे वाले को R2 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा जो इक्वल टू आएगा RS क्या आ रहा है 5 ओम + 6 ओम। ये कितना दे देगा, ये दे रहा RS = 11 ओम। तो ये क्वेश्चन हमको कराने का ये मकसद नहीं था कि रेजिस्टेंस निकालें, यहाँ से एक चीज तुमको चमकेगा, क्या चमकेगा कि टोटल जो रेजिस्टेंस आया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो कितना आया 11। अब हम इस कॉम्बिनेशन में चेक कर लेते हैं क्या कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 11 हो, नहीं है। अगर पहला वाला चेक करें तो 5 तो 11 से छोटा है, दूसरा वाला चेक करें 10 तो 11 से क्या है छोटा है। तो सिंपल सा बात याद रखना है कि जब रेजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे तो जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो सीरीज में प्रेजेंट किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टर से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। क्या याद रखना है, व्हेन 2 or more resistors are connected in series, the net resistance of the combination is greater than the any one resistor present in the series। तो लिख लेते हैं यहाँ से when तो क्या रिजल्ट आया कि when resistors are connected in series then equivalent resistance is greater than the greatest resistance, यानी जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो था पूरा कहानी किसके बारे में था, सीरीज के बारे में। अब अगला जो हम लोग करेंगे किसके बारे में करेंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन बनने से पहले हम लोग थोड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लिख लेते हैं फीचर्स ऑफ ये क्या किया योग ना वैसे है ना, ये दावे तो क्या है, these are the features of series combination when the resistors are connected in series। then first point जो याद रखना है, the net resistance of the combination is equal to क्या होगा, सारे रेजिस्टेंस का सम, अगर n रेजिस्टर्स है तो n तक, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना क्या है, वो सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर, जितने भी रेजिस्टर है सारे में करंट का वैल्यू सेम रहेगा। इसका रीजन हम क्या बताए थे कि एक ही पाथ है तो करंट के पास एक पाथ के अलावा कोई दूसरा पाथ जाने के लिए नहीं है। और तीसरा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है
पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक एक रेसिस्टर्स में जो पोटेंशियल प्रेजेंट है उसका सम होगा, वही है टोटल वोल्टेज V1 V2 V कहाँ तक होगा Vn तक का होगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। ठीक है, अगला जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसी का पार्ट 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लीज़ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नया वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं।